पिछली क्लास में आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप फोन करके भी पूछ सकते हो और जो कमेंट्स है आपके वहां पे कमेंट बॉक्स जो है वहां पे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं लोकसभा के ऊपर। लोकसभा, अब जो आपका लोकसभा होती है वहां पे जो आपके ये चुन के जाते हैं, ठीक है, आपके क्या कहते हैं जो एमपी जो है वो चुन के जाते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में क्या था, एमएलए के द्वारा चुने जाते थे। कल वो सारी कहानी जो थी वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो आपका ये जो होता है लोकसभा जो होती है, यहाँ पे जो आपके एमपी जब लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं, ठीक है, 545, ठीक है, ऑलमोस्ट 543, दो को क्योंकि नॉमिनेट कर दिया जाता है, आजकल नहीं किया जाता लेकिन दोबारा फिर से किया जा सकता है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि 545 जो है लोग वहां पे पहुंच गए, ठीक है। अब क्या होगा कि जिस दिन ये मैंने आपको बताया था ना, जब मैं प्रेसिडेंट आपको करवा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जब ये जो है इनको चुन लिया जाता है तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, जब पहली बार हाउस आता है बैठता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट उन सबको स्वागत करने के लिए उनका आते हैं या उनको इनवाइट करते हैं, या आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट जो है कुछ ही चंद मौके होते हैं जब आपकी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट जो है वो आते हैं और इन सबको जो है वो करते हैं, संबोधन करते हैं इनका, असल में हाँ संबोधन वर्ड संबोधन करते हैं इनका। तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट जब आते हैं ना, तो अब प्रेसिडेंट जो है बहुत बिजी इंसान है, ठीक है, उसको अपनी जिंदगी में और भी बहुत से काम है, तो वो ये नहीं है कि वो बार बार यहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कुछ चंद मौके होते हैं जब वो आते हैं। सबसे पहले एक तो जब नया सेशन बैठता है, नया सेशन कब बैठेगा, जब ये 545 जब ये लोग जो है ये चुन के आपके पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये जब पहुंच गए तब जो आपके प्रेसिडेंट जो है ये उनको वहां पे जाके संबोधित करते हैं, एक मौका ये होता है। उसके अलावा जब बजट आपका आता है, तो जब बजट वाला सेशन स्टार्ट होना होता है उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट जो है वो आके संबोधित करते हैं पूरे देश को, ठीक है। तो ये दो खास मौके होते हैं जब प्रेसिडेंट जो आते हैं आपकी पार्लियामेंट जो है उसके अंदर एंटर करते हैं और वहां पे जो है इनको संबोधित करते हैं। तो जब यहाँ पे ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उनको कहेंगे कि ठीक है, आपको बहुत शुभकामनाएं, आप जो है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वहां से आप जीत के आ गए हो, आपके लोगों ने आपको जो है वो चुन लिया गया है, ये सब बातें जो है प्रेसिडेंट करते हैं। उसी के साथ इन्हीं में से एक बंदे को जो है वो प्रो टर्म स्पीकर वो अपॉइंट कर जाते हैं, ठीक है। प्रो टर्म स्पीकर जो है वो अपॉइंट कर जाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये बंदा क्या करता है, जब प्रो टर्म स्पीकर जो है इनको अपॉइंट करके जाते हैं, ये जनरली वो बंदा होता है, पहले जो आपकी कंसेप्शन जो है वो ये हुआ करती थी कि जो एल्डेस्ट मेंबर होता था, एल्डेस्ट मेंबर किस रिगार्ड में, एज के रिगार्ड में, ठीक है। जब मैंने आपको हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करवाई थी तब मैंने आपको बताया था ना कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो एलएस मेंबर थे, उनको जो है आपका जो है स्पीकर जो है वो चुन लिया गया था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जो है एलएस मेंबर जो है वो उनका चुना जाता था बाय एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अभी जो है कंसेप्शन जो है बाद में वो चेंज कर दी गई। अब उस बंदे को प्रो टर्म स्पीकर जो है वो चुना जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा बार जो है जो एमपी चुना गया हो, ठीक है, जिसकी जो है क्या कहते हैं, जिसके पास ये जो है क्या कहते हैं नंबर ऑफ एमपीज जो है, सॉरी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जो है वो जितनी बार जीता हुआ हो, सबसे ज्यादा बार जो जीता हुआ होता है, तो उसी को आपका एमपी जो है वो उसी एमपी को प्रो टर्म स्पीकर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है, किनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट पहले दिन आए, एक प्रो टर्म स्पीकर जो है वो अपॉइंट कर दिया, लेकिन इसको साथ में वो ओथ भी दिलाते हैं, ठीक है। कोई भी एमपी, आपको ये ध्यान में रखना है, कोई भी एमपी बिना ओथ के कोई भी काम जो है आपका लेजिस्लेटिव कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा कोई काम जो है वो करता है, कोई वोट करता है इसमें आपकी पार्लियामेंट में, तो उसको बहुत भारी जुर्माना लगाया जाता है 500 रुपए का, ठीक है। और बेचारे गरीब हमारे एमपीज जो है ये इतना पैसा कहां से दे पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इनको जो है ओथ दिलवाई जाती है, ठीक है। फिलहाल यहीं पे रहते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रो टर्म स्पीकर जो है किसी एक एमपी को, कौन सी एक एमपी को, जिसने सबसे ज्यादा बार जो है एमपीज के वोट जो है, एमपीज की सीट्स जो है सबसे ज्यादा बार जीती हो, ठीक है, उस बंदे को क्या किया जाएगा, प्रो टर्म स्पीकर जो है अपॉइंट कर दिया जाएगा। साथ ही प्रेसिडेंट उसको ओथ दिलवा देंगे, ठीक है, कसम दिलवा देंगे कि देख भाई यहाँ पे झूठ वगैरह नहीं बोलना, जो भी इनकी ओथ होती है एमपीज की, ठीक है, कि मैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इज्जत करूंगा, उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, उसके अगेंस्ट जो है वो नहीं जाऊंगा, ये सब उनकी ओथ होती है, ठीक है।
तो वो उसको प्रेजेंट दिलवा देते हैं। साथ ही साथ उस दिन प्रेजेंट क्या करते हैं, वो डेट अनाउंस कर देते हैं कि किस दिन स्पीकर जो है वो चुना जाएगा। ठीक है, स्पीकर किस दिन चुना जाएगा वो डेट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अनाउंस कर दी जाती है। ठीक है, अब प्रो टर्म स्पीकर का काम होगा इतना कह के, इतना काम करके प्रेसिडेंट आए, इसको ओथ दिलवाई, इसको सिलेक्ट किया पहले, इसको ओथ दिलवाई, इसको अपॉइंट किया प्रो टर्म स्पीकर, देन इसको एक डेट फिक्स कर दी कि जिस दिन स्पीकर के इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो इतना काम करके प्रेसिडेंट चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट काम आता है प्रो टर्म स्पीकर का। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट अपनी जगह ये प्रो टर्म स्पीकर जो है उसको अपॉइंट कर गए कि देख आगे का काम, आगे की जिम्मेदारी तेरे पे सौंपता हूं। ठीक है, तेरे पे भरोसा करके जा रहा हूं, मैं अपने काम करने जा रहा हूं, कर लेगा ना। ठीक है, तो ये कहता है हाँ जी सर कर लूंगा। ठीक है, तो इसको वो दिलवा दी जाती है। अब इसका आगे क्या काम होगा वो देखते हैं। उससे पहले स्पीकर की थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो जान लो। मान लो कभी पीपीएससी का मन कर जाए कि स्पीकर के रिगार्डिंग आपसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछना है, तो वो क्या पूछ सकती है, वो क्वेश्चन जो आपका बनता है कि सबसे पहले स्पीकर की पोस्ट जो है वो सबसे पहले कहां पे आई थी। ठीक है, तो स्पीकर की पोस्ट जो है, जब मैं आपको ये करवा रहा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करवा रहा था जब मैं आपको, तब मैंने आपको करवाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। उस वहां पे सबसे पहले स्पीकर और जो आपका डेप्यूटी स्पीकर जो है उसकी पोस्ट का जिक्र हुआ था। उसका जिक्र किस तरीके से हुआ था, उन्होंने बोला था कि एक पार्लियामेंट होगी। ठीक है, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होंगे और जो आपका लोकसभा होगी, जो पॉपुलर हाउस होगा, उसमें 2 बंदे जो है उसको हेड करेंगे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने क्या नाम रखा था, ये जो पोजीशन थी आपकी स्पीकर, SPEAKER स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, इसकी पोस्ट का नाम क्या रखा था कि प्रेसिडेंट होगा और साथ में डेप्यूटी प्रेसिडेंट होगा, डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये बात की गई थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो ये होती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ जो प्रेसिडेंट और जो स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर है, उनकी पोजीशन जो है या उनकी पोस्ट जो है वो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में कब आई थी, तो दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1909 व्हिच इज आल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये होगी आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री स्पीकर के बारे में। अब प्रो टर्म स्पीकर आ गया था हमारा। ठीक है, प्रेसिडेंट ने उस पर भरोसा कर लिया था, उसको शपथ भी दिलवा दी थी। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ने बोला कि संभाल लियो। ठीक है, प्रो टर्म स्पीकर, एक डेट भी अनाउंस कर दी प्रेसिडेंट ने। अब नेक्स्ट क्या होगा कि वो डेट आ गई फाइनली। ठीक है, अब क्या होगा कि जो प्रो टर्म स्पीकर होगा अब क्या करेगा, उस डेट आने से पहले पहले, क्योंकि मैंने बताया था ना कि भारी जुर्माना लगेगा। ठीक है, 500 रुपए का, तो वो जुर्माना ना लगे, वो बेचारे गरीब जो एमपीज जो हैं उनको जो है वो ये भारी जुर्माना जो है वो ना देना पड़े, तो प्रो टर्म स्पीकर का काम क्या होगा कि ये जो 545 जो आपके एमपीज होंगे चुने हुए, उन सबको ओथ दिलवाएगा। ठीक है, कि तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ी देर में हम जो है ये करने जा रहे हैं, कुछ दिनों में स्पीकर जो है उसको चुनने जा रहे हैं, तो उसके लिए वोटिंग आपको डालनी होगी। ठीक है, अगर और बिना ओथ के वोट डाल दोगे तो भारी जुर्माना लग जाएगा। ठीक है, 500 रुपए का, तो उस वजह से ये सबको ओथ दिलवाता है। ठीक है, तो इसने सबको ओथ दिलवाई। अब सबको ओथ दिलवाई, वही ओथ जो प्रेसिडेंट ने इसको दिलवाई थी। ठीक है, वही ओथ इसने सबकी ओथ जो है वो एडमिनिस्टर कर ली। अब फाइनली आ गया कि जो लोकसभा का जो स्पीकर जो है उसको चुनना है। ठीक है, तो अब आगे बारी स्पीकर की। स्पीकर जो है वो चुना जाता है किस में से, एमपीज में से। चेयरमैन किस में से चुना जा रहा था, वो एक्स ऑफिशियो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो डायरेक्टली आपका चेयरमैन बन जाता था, उसके कोई इलेक्शन ही नहीं होते। ठीक है, अब आते हैं स्पीकर पे, इसके होते हैं इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस ऐसे नहीं होते कि लोग चुनते हैं, एमपीज ही आपस में फैसला कर लेते हैं कि इस बंदे को जो है वो ये बना दिया जाएगा हमारा स्पीकर। ठीक है, तो जो पार्टी पता होता है, जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपने बंदे को स्पीकर बना देती है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा एमपीज हैं। ठीक है, तो उस बंदे को ये एक एमपी होता है लोकसभा का। ठीक है, ये एमपी होना चाहिए लोकसभा का, अगर लोकसभा का वो बन रहा है आपका स्पीकर। ठीक है, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होना चाहिए कहां से, लोकसभा से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेकंड, उसके अलावा ये अपने ऑफिस में रहता है जब तक लाइफ होती है लोकसभा की। ठीक है, तो ये अपने ऑफिस में कब तक रहता है, 5 साल तक। ठीक है, जब तक लोकसभा की लाइफ होती है। ठीक है, उसके अलावा कंफ्यूज करने के लिए जो आपसे यूपीएससी भी सवाल पूछती है वो किस तरीके से पूछती है,
यूपीएससी आपसे पूछेगी कि स्पीकर के टेन्योर कितना होता है, स्पीकर का टेन्योर कितना होता है या स्पीकर की लाइफ कितनी होती है, ठीक है। तो वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया, एक ऑप्शन दे दिया जाता है 5 इयर्स, एक साथ में ऑप्शंस और दे दिया जाता है अंटिल द लाइफ ऑफ दैट लोकसभा, ठीक है, कि जब तक वो लोकसभा रहेगी उतनी ही लाइफ स्पीकर की रहेगी। तो राइट आंसर जो होता है वो आपका 5 इयर्स नहीं होता, राइट आंसर होता है कि जब तक उस लोकसभा की लाइफ जो है वो रहेगी। अब लोकसभा की लाइफ किस तरीके से डिसाइड होती है कि जब तक उस लोकसभा में एमपीज रहेंगे, ठीक है, एमपीज रहेंगे तभी तक। क्यों? क्योंकि ये भी एक एमपी है, स्पीकर भी एक एमपी है, ठीक है। तो जब तक लोकसभा के में एमपीज रहेंगे, लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी, तब तक ये बंदा भी स्पीकर की पोजीशन पे रहेगा। मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है किसी रीजन की वजह से, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया या कोई और रीजन आ गया या उसका टेन्योर पूरा हो गया, किसी भी रीजन की वजह से डिसॉल्व हो सकती है, उसी के साथ स्पीकर भी अपनी पोजीशन से, स्पीकर को भी हटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है कि स्पीकर जो है उसको किस तरीके से वो किया जा सकता है कि किस तरीके से वो अपनी पोजीशन से हट सकता है। उसके अलावा वैकेंसी के ग्राउंड्स देख लेते हैं। इसकी वैकेंसी के ग्राउंड क्या क्या होते हैं? एक तो ये अगर एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट हो जाता है, दूसरा रिजाइन कर देता है, तीसरा रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो 3 इसके ग्राउंड्स होते हैं। एब्सेंट कब होगा? जब बीमार हो गया या कहीं बाहर घूमने चला गया, एक, ठीक है। अब जब ये एब्सेंट हो जाएगा कौन आ जाएगा इसकी जगह पे? डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर ये रिजाइन करना है इसने तो ये क्या करता है, ये रेजिग्नेशन जो है वो अपना किसको लिख के देता है? डेप्यूटी स्पीकर को। बार बार प्रेसिडेंट को तंग नहीं किया जाता, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर को ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो लिख के देगा। सेम अगर डेप्यूटी स्पीकर जो है इसको रिजाइन करना है तो ये अपना रेजिग्नेशन जो है स्पीकर को लिख के दे देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसको जो है इसके ऑफिस से रिमूव जो है वो किस तरीके से किया जाता है? तो इसका जो रिमूवल जो है, इसका जो है रिमूवल, उसमें भी इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है, ठीक है, और 14 दिन पहले इसको वैसे ही नोटिस देना पड़ता है, जैसे आपका जो डेप्यूटी चेयरमैन जो था उसको नोटिस देना पड़ता था, तो इसको 14 दिन पहले का नोटिस दिया जाएगा। और इसकी इफेक्टिव मेजॉरिटी, उसकी इफेक्टिव मेजॉरिटी कहां पे प्रूफ होनी चाहिए थी? राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर था। ये किसका मेंबर है? आपका लोकसभा का स्पीकर है, तो इसकी इफेक्टिव मेजॉरिटी 545 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, ठीक है। जितने एमपीज ऑफ आपके लोकसभा होते हैं उनकी इफेक्टिव मेजॉरिटी देखी जाएगी। अगर वो इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ जो है अपनी रेजोल्यूशन जो है वो पास कर देता तो स्पीकर को जो है रिमूव कर दिया जाएगा। एक और बात, जब स्पीकर को रिमूव कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो एमपी नहीं रहेगा। जैसे ही स्पीकर को रिमूव कर दिया जाता है वो एमपी रहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है, ठीक है। उसके अलावा इसका ऑफिस एक और केस में वेकेंट हो सकता है। अगर ये क्यों स्पीकर बना था? क्यों? क्योंकि ये एमपी था। अगर इसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट ही खाली हो जाए, ठीक है, वो सीट खाली किस तरीके से हो सकती है कि ये इलेक्शन लड़के यहां पे पहुंचा था लोकसभा में, बाद में पता चला कि इसके जो इलेक्शंस जो थे वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए। किस वजह से? क्योंकि इसने चीटिंग की थी, बैलेट पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ ना कुछ कोई ना कोई सीन बन गया, जिस वजह से इसकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाती है। उसी के साथ ये स्पीकर की पोजीशन पे भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये एमपी ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसके एमपी के इलेक्शन जो थे वो ही इनवैलिड हो गए, तो उस वजह से ये स्पीकर की पोजीशन से भी हट जाएगा, एमपी की पोजीशन से भी हट जाएगा। लेकिन बाकी जो केसेस जो हैं उसमें अगर ये स्पीकर की पोजीशन से हटता है तो ये एमपी बना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। उसके बाद जब इसका रेजोल्यूशन लाया जा रहा था, ठीक है, मैंने बताया ना कि इसका रेजोल्यूशन लाया जाएगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ पास होगा, और आपकी लक्ष्मीकांत कहती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, इफेक्टिव मेजॉरिटी है, ठीक है। मेरे पास आई थिंक लक्ष्मीकांत का शायद से 4th एडिशन है, तो 4th या 3rd एडिशन है, वहां पे लिखा हुआ है आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब नई बुक्स में उन्होंने मे भी चेंज कर दिया हो या ना किया हो, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको अपने नोट्स में इफेक्टिव मेजॉरिटी ही लिखना है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं लिखना है, ठीक है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ अगर वो पास हो जाएगा तो ये जो आपका ये होगा, स्पीकर जो होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वोटिंग हो रही होगी तो ये जो था आपका वोट जो है ये कास्ट नहीं कर सकता था। कौन नहीं कर सकता था? आपका राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन। लेकिन ये फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोट कास्ट अपनी कर सकता है। कौन? स्पीकर,
ठीक है, स्पीकर जो है फर्स्ट इंस्टेंस में ही अपनी वोट जो है वो कास्ट कर सकता है। इसको वेट करने की जरूरत नहीं है कि अगर टाई होगा तभी मैं अपनी वोट जो है वो कास्ट कर पाऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टेंस में ही अपनी वोट जो है वो कास्ट कर सकता है कि नहीं मैं नहीं चाहता मुझे रिमूव किया जाए। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसको 14 दिन पहले जो है वो नोटिस भेजा जाएगा कि आपको जो है हम रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, तो 14 दिन पहले जो है वो नोटिस इसको भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा था आपका लोकसभा के स्पीकर के बारे में। ठीक है, अब इसकी पावर्स क्या क्या होती हैं। लोकसभा का जो आपका स्पीकर होता है उसकी पावर्स क्या क्या होती हैं। पावर्स होने से पहले ये भी डिसाइड कर लें कि वो जो अपनी पावर जो है वो डिराइव कहां से करता है। ठीक है, कि स्पीकर जो होता है उसके पास उसको कुछ पावर्स तो दी गई हैं, लेकिन वो पावर्स उसको मिलती कहां से है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, ठीक है, वो सारी अपनी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव करते हैं। इनफैक्ट हम सिटीजन्स भी अपनी पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से वो करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए गए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है अगर उनको वॉइड उनको एब्रिज करने की कोशिश की जाती है तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके तहत, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत हमें जो है पावर दी गई है कि हम जो है अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट जो है अगर वो हो रहा है, एब्रिज हो रहा है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि आप जो है रिट जो है वो इशू कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी पावर जो है नॉर्मल इंसानों को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को वो मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से दी जाती है। अगर अदरवाइज भी जनरली जो आपके इंटरव्यूज होते हैं वहां से क्वेश्चन जो है ये पूछ लिया जाता है कि उनको वो जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होती है या प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी पावर कहां से डिराइव करते हैं। प्रेसिडेंट अपनी पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट अपनी पावर्स कहां से डिराइव करते हैं, यहां से डिराइव करते हैं। प्रेसिडेंट कहां से पावर्स डिराइव करते हैं, यहां से डिराइव करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली, ठीक है, कुछ भी समझने ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर्स जो है ये अपनी डिराइव करते हैं। उसके अलावा एक ना बुक होती है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, ये एक बुक होती है। ठीक है, रूल बुक होती है बेसिकली। तो इसमें सारे रूल्स वगैरह जो है वो बताए जाते हैं कि किस तरीके से हाउस जो है सेशन में होगा, जो स्पीकर जो है उसके पास क्या क्या पावर्स होंगी, जो पार्लियामेंट्री मीटिंग्स होंगी वो किस तरीके से होंगी, वो सारा कुछ जो है वो इस रूल बुक में दिया गया होता है। ठीक है, बहुत मजेदार बुक होती है। बच्चों के जितने भी जो डाउट्स होते हैं, जितनी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो बच्चे लगाते हैं कि अगर ये ना हो ये हो जाए, ये ना हो ये हो जाए, उसके आंसर जो होते हैं वो इस बुक में दिए होते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। ठीक है, उसी तरीके से एक और बुक होती है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो इसमें दिए होते हैं इस बुक में। ठीक है, तीसरी पावर जो है वो डिराइव करते हैं पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट से, PRECEDENTS। ठीक है, कि जो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स जो है जो बने हुए हैं या जो कन्वेंशन जो है जो बनी हुई है जो पार्लियामेंट्री चलती आ रही है वो अपनी कुछ पावर जो है वहां से भी डिराइव करते हैं। ठीक है, कौन, आपके स्पीकर। ठीक है, तो ये जो है अपनी पावर्स यहां से डिराइव करते हैं। अब ये इनकी पावर्स क्या क्या है। ठीक है, पावर्स जो है वो लिख लेते हैं इनकी। सबसे पहले ये प्रिसाइड करेंगे ज्वाइंट सिटिंग पे। ज्वाइंट सिटिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है कि मान लो कोई बिल जो है वो गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। ठीक है, कोई अदरवाइज ऑर्डिनरी बिल गया, बिल्स भी हम आगे वाली क्लासेस जो है वो सब सारे अच्छे से करवाऊंगे कि ऑर्डिनरी बिल जो है वो क्या होता है, उसको पास करने का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से कितनी रीडिंग्स होती है, रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3। ठीक है, कौन कौन सी कमेटीज जो है कमेटीज में जाता है, किस तरीके से जाता है, वो सारा करवाया जाएगा आगे वाली क्लासेस में। अभी के लिए इतना समझ लो, कोई एक ऑर्डिनरी बिल आया। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, इसको एक हाउस ने पास कर दिया। ठीक है, और ये किसी भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में आ सकता है। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि किसी एक हाउस में आ गया जिसको नाम दे दिया फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में ये बिल आ गया, उस हाउस में बिल आया, उस बिल को पास कर दिया गया। अब ये बिल गया सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। सेकेंड हाउस लोकसभा राज्यसभा भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है। ठीक है, अगर फर्स्ट हाउस लोकसभा है, सेकेंड हाउस राज्यसभा होगा। फर्स्ट हाउस राज्यसभा है, सेकेंड हाउस लोकसभा होगा। ठीक है, फर्स्ट हाउस में बिल आया, उसने बिल पास कर दिया। सेकेंड हाउस में गया, सेकेंड हाउस में बोला नहीं हमें नहीं पसंद, हम नहीं बिल पास कर रहे। ठीक है, उस टाइम पे ज्वाइंट सिटिंग होगी। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग होगी।
और उस बिल को लिए दोबारा से उस बिल के ऊपर वोटिंग होगी, और जो वोटिंग होती है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ होती है। जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तब उसकी वोटिंग जो है सिंपल मेजॉरिटी के साथ होती है। अब जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो उसको प्रिसाइड कौन करेंगे, उसके हेड कौन होंगे, उसके हेड होंगे आपके स्पीकर, ठीक है। तो ये प्रिसाइड करते हैं जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है। सेकंड पावर इनकी अलाउ सीक्रेट सिटिंग। सीक्रेट सिटिंग, अगर हाउस को जरूरत है कोई सीक्रेट सिटिंग बुलाने की तो ये उस चीज को अलाउ करते हैं। वो किनकी मंजूरी के साथ होगी, अगर स्पीकर अलाउ करेंगे कि ज्वाइंट सिटिंग हो जाए, सीक्रेट सिटिंग हो जाए तब वो होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पावर क्या है इनकी, डिसाइड मनी बिल। मनी बिल, कोई भी बिल लाया जाता है वो मनी बिल होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड करने की पावर किसके पास है, स्पीकर के पास। अगर स्पीकर कह देंगे कि ये पर्टिकुलर बिल जो है ये मनी बिल है, तब वो मनी बिल की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा और वो उसी तरीके से पास होगा जैसे मनी बिल पास होता है, ठीक है। तो इसी वजह से किसी भी बिल को मनी बिल डिसाइड करना स्पीकर के हाथ में है, ठीक है। और वो फिर मनी बिल के तरीके से ही पास होगा। ये उस तरीके से पास क्यों होगा, जब मनी बिल करवाऊंगा और उसको पास करने का तरीका बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। हाँ, लोकसभा कि किसी मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है, ठीक है, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लगाना है। तो वो जब मैं एंटी डिफेक्शन लॉ बता रहा था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो स्पीकर जो होती है वो फाइनल अथॉरिटी होती है वो डिसाइड करने की कि क्या उसके ऊपर जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको जो है किसी उसको डिसाइड करना है कि जो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर जो है वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा आपका स्पीकर, ठीक है। स्पीकर ही बताएगा कि अगर इसको डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं तो ये सही ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ अगर लगाया जाता है तो उसकी फाइनल अथॉरिटी कौन होती है, वो होती है आपकी स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ही अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, ठीक है। इसके नोट्स जो है वो मैं पार्लियामेंट्री कमेटीज के नोट्स जो है मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, ठीक है। वो पढ़ने हैं आपको, ठीक है, कि कौन सी कमेटी जो है जहां पे 15 मेंबर्स हैं, ठीक है, किसी में 21 मेंबर्स होंगे, किसी में 15-21 ही रहते हैं, किसी किसी में कुछ में आई थिंक 35 भी चले जाते हैं, ठीक है। तो वो मेंबर जो है उनके चेयरमैन कौन होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर, ठीक है। उसके अलावा अगर ये किसी भी कमेटी का मेंबर बन जाता है तो ये ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। तो अगर ये किसी भी कमेटी का, इफ ही बिकम्स द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द कमेटी, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमेटी, ठीक है। तो ये 3 कमेटीज ऐसी होती हैं जिसका ये मेंबर होता है और ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाता है। सबसे पहली कमेटी आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कि जो आपका जो बिजनेस जो है पार्लियामेंट को वो किस तरीके से कंडक्ट होगा वो देखना काम होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का। तो ये डायरेक्टली उसके चेयरमैन होते हैं। सेकंड कमेटी है आपकी रूल्स कमेटी, ठीक है, कि रूल्स जो है बिजनेस जब कंडक्ट हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस कंडक्ट हो रहा है आपके पार्लियामेंट में, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो क्या रहेंगी, तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है रूल्स कमेटी। उसके चेयरमैन कौन होते हैं, आपके स्पीकर। थर्ड होती है आपकी जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है, तो उसके भी चेयरमैन जो होते हैं वो आपके स्पीकर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसी कमेटी जिसके ये मेंबर बन जाए और इनसे हायर अथॉरिटी का बंदा, ठीक है, इनसे हायर अथॉरिटी का बंदा कौन हो गया, पीएम हो गया, ठीक है। तो वो लोग जो हैं अगर वो उसके मेंबर नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली ये जो है उसके चेयरमैन बन जाएंगे। अगर पीएम उसके मेंबर है, ठीक है, तो पीएम डायरेक्टली उसके चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है, अगर कोई भी ऐसी और कमेटी जो है वो आती है। उसके अलावा स्पीकर को रिमूव करने के लिए जो है 50 मेंबर जो है वो साइन करना चाहिए इनका, मतलब अगर इनके रिमूवल का वो रेजोल्यूशन जो है वो लाया जा रहा है तो पहले 50 मेंबर जो हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी एक मेंबर जो है वो उठ के कह दे कि स्पीकर ने मेरी बात नहीं मानी, मैं तो स्पीकर को जो है वो रिमूव करवा के हटूंगा, ठीक है। तो अगर इनको रिमूव करना है तो 50 लोग जो है वो पहले इनके रिमूवल के ऊपर उनके हस्ताक्षर जो है वो होने चाहिए, देन उसके बाद रेजोल्यूशन जो है वो मूव होगा, उसके बाद जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ इनको रिमूव किया जाएगा 14 दिन पहले नोटिस देने के बाद, ठीक है। तो ये होता है आपका इनके रिमूवल का प्रोसीजर। अब ये हो गया आपके स्पीकर। जब स्पीकर अपने ऑफिस में नहीं होंगे तो अब कौन आते हैं आपके डेप्यूटी स्पीकर। अब उनके बारे में देखते हैं।
स्पीकर को हमने जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे वहां के लोकसभा के, वहां से चुना था। अब स्पीकर को चुन लिया गया। अब स्पीकर क्या करते हैं कि उन्हीं मेंबर्स के बीच में किसी एक बंदे को डेप्यूटी स्पीकर जो है वो इलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ही इज इलेक्टेड अमंग एमपीज ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो उनको जो है इलेक्ट किया जाता है। और अगर इनकी भी जो इलेक्शन जो है, इनके डेट की इनके इलेक्शन जो है वो कब होंगे, वो डेट जो है वो किसके द्वारा फिक्स की जाती है, स्पीकर के द्वारा। स्पीकर एक डेट फिक्स कर देते हैं कि ये जो है आप में से डेप्टी स्पीकर जो है वो चुना जाना चाहिए, चुना जाएगा। और जो ये उसके इलेक्शन की ये पर्टिकुलर डेट जो है वो होगी। और ओथ ऑलरेडी प्रो टर्म स्पीकर ने दिलवा दी थी सबको, अब ओथ की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इनको जो है इलेक्शन जो है इनके होंगे और इनको जो है वो चुन लिया जाएगा। ठीक है, अब इनको रिमूव कैसे करना है, सेम इनका वही प्रोसीजर होता है, 14 दिन का नोटिस। ठीक है, 50 लोग सपोर्ट करते हो। ठीक है, और फिर रेजोल्यूशन लाया जाए, 14 दिन का इनको नोटिस दिया जाए और इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ पास कर दिया जाए। ठीक है, लक्ष्मीकांत फिर से यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करती है, लेकिन वो इफेक्टिव मेजोरिटी है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। उसके अलावा जब इनको रिमूव करा जा रहा होगा तो ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डाल सकते हैं, जैसे कि आपका स्पीकर डाल सकता था। ठीक है, वैसे ही ये भी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डाल सकते हैं। उसके अलावा he is not subordinate to speaker and directly responsible to राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, जैसे कि आपका जो डेप्यूटी वो था, डेप्यूटी चेयरमैन जो था, डेप्यूटी चेयरमैन जो था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था चेयरमैन को, वैसे ही आपके डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते स्पीकर को, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, अपने हाउस को। इनका हाउस कौन सा है, लोकसभा। जो डेप्यूटी चेयरमैन थे उनका हाउस कौन था, वो था राज्यसभा का। ठीक है, तो वो भी चेयरमैन को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, डायरेक्टली अपना जो हाउस था उसको रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, और जब स्पीकर अपनी उसमें नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, तब डेप्यूटी स्पीकर जो है स्पीकर की पोजीशन पे, स्पीकर की पोस्ट जो है उस पर बैठ जाएंगे। उसी के साथ साथ जैसे ही डेप्यूटी स्पीकर जो है उसको उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है उसके ऑफिस से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एज ए एमपी रिमूव हो जाएंगे, वो एमपी रहेंगे। ठीक है, जैसे आपके स्पीकर जो थे वो एमपी रह रहे थे, वैसे ही ये भी एमपी रहेंगे। ठीक है, ये सारा था आपका डेप्यूटी स्पीकर का। अब कोई केस ऐसा आ जाए, मान लो स्पीकर भी ऑफिस में नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर भी ऑफिस में नहीं है, तब क्या होगा, तब एक पैनल चुना जाएगा। ठीक है, जैसे वहां पे पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है वो चुना जाता था, यहां पे भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा चुना जाता है। ठीक है, वो पैनल कौन सा था, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ये पैनल कौन सा है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। ठीक है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 10 लोगों को जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर दे, स्पीकर 10, यहां पे गिनती दी हुई है। ठीक है, वहां पे गिनती नहीं दी हुई थी, यहां पे गिनती दी हुई है। 10 लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं आपके स्पीकर। ठीक है, उनको कह दिया जाता है कि अगर मैं यानी कि स्पीकर और आपके डेप्यूटी स्पीकर दोनों ऑफिस में नहीं है, अपनी पोस्ट पे नहीं है, तो आप में से 10 लोगों में से कोई भी एक बंदा जो है उस पोजीशन पे जाके बैठ जाए और हाउस जो है वो चलता रहे, हाउस नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, शो मस्ट गो ऑन। तो 10 लोग जो है उनको चुन लिया जाता है। एनीवन ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द लोकसभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो ये सारा हो गया। उसके अलावा स्पीकर के बारे में एक चीज बतानी भूल गया था मैं आपको। स्पीकर जो होते हैं जब अपने ऑफिस में होते हैं, ठीक है, तो वो एक ड्यूटी जो है वो 2 तरीके की ड्यूटीज जो है वो निभाते हैं। ठीक है, एक तो जो होते हैं कि अपने हाउस को काम चलाना, ठीक है, अपना जो हाउस है उनका लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के जब फंक्शंस जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उन फंक्शंस को कहते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव फंक्शंस जब इन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं ना वो इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए जो भी एक्शंस लेते हैं, ठीक है, उन एक्शंस के लिए वो आंसरेबल नहीं होते किसी भी कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जो एक्शंस, जो इनके लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो थे उनको परफॉर्म करते हुए ये एक्शंस जो है वो ले रहे थे कौन, आपके स्पीकर। उस टाइम पे वो सुप्रीम कोर्ट को या देश के किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होते। लेकिन आपकी कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, ठीक है, या लोकसभा की सेक्रेटरीट्स होती हैं, सेक्रेटरीट्स जहां पे आईएएस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी सेक्रेटरीट्स में, ठीक है, उनके भी ये हेड होते हैं।
स्पीकर जो होते हैं उन सेक्रेटरीट्स के भी हेड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब ये अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हैं ADMINISTERTATIVE एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जब ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो भी एक्शंस इनके द्वारा लिए जाएंगे उन एक्शंस के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में आंसरेबल होंगे या देश के किसी भी कोर्ट में आंसरेबल ये होंगे, ठीक है। तो जब भी ये अपनी दो तरीके के फंक्शंस निभाते हैं, एक लेजिस्लेटिव फंक्शंस कहां पे, अपनी लेजिस्लेचर में, किसमें, लोकसभा में, ठीक है। दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कहां पे, लोकसभा की सेक्रेटरीट्स में, कहां पे, जहां पे आईएएस वगैरह होते हैं, यहां पे कौन होते हैं, एमपीज, ठीक है। उस टाइम पे जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अपने परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे ये देश के किसी भी कोर्ट को आंसरेबल है जो एक्शंस यहां पे इन्होंने लिए, लेकिन जो एक्शंस इन्होंने यहां पे लिए उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। एक्शंस कौन से ले सकते हैं, यहां पे एक्शंस ले सकते हैं कि किसी मंत्री को, किसी एमपी को इन्होंने उस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया, वो अपने मंत्री के पद पे नहीं है या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जाता है, कहता है कि मुझे मेरे पद से रिमूव कर दिया गया स्पीकर के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता है स्पीकर को कि आपने इसको क्यों रिमूव किया। हाँ, वो स्पीकर की इंटेंशन जो है वो जान सकता है क्योंकि उसके पास हथियार है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। किसी के नीचे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो इनके पास हथियार होता है। ये कह देते हैं कि हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आपने इसको रिमूव क्या किया, क्यों किया, हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपकी इंटेंशन, इनको रिमूव करने की जो इंटेंशन थी वो सही थी या नहीं थी, ठीक है। आपकी इंटेंशन जो है मालाफाइड तो नहीं थी, बस उतना सुप्रीम कोर्ट पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो फाइनल डिसीजन होता है इसके रिमूवल का वो स्पीकर के पास होता है, एमपी के रिमूवल का बाय एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। वो पावर्स जो है वो सारी मैंने लिखवाई, जॉइंट सिटिंग जो कंडक्ट होती है, कोई भी मंत्री सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता, कोई भी एमपी सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग करवा रहे हो तो आप स्पीकर को साथ में बिठा रहे हो, तो जो आपका चेयरमैन है उसको साथ में क्यों नहीं बिठा रहे, ठीक है। तो वो चीजें जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस वजह से जब भी अपनी लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो किसी भी देश के किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, लेकिन जब ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं तब ये आंसरेबल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। ये किसी भी आईएएस ऑफिसर को ये नहीं कह सकते कि तूने ये काम मैंने तेरे को इतने टाइम लिमिट में देने के लिए कहा था, तू नहीं कर पाया तो जा मैं तेरे को तेरी नौकरी से निकालता हूं, ठीक है। ये काम ये नहीं कर सकते, ठीक है। करते हैं तो यहां पे आंसर देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और बेइज्जती बहुत होती है यहाँ पे। तो ये थे आपके सारे लोकसभा के, आई थिंक सारा लोकसभा हो गया है। एक मैंने आपको पॉइंट बताना है, हाँ, स्पीकर के बारे में थोड़ी सी क्या कहते हैं, जो छोटे मोटे आपके इधर उधर के जो छोटे मोटे पेपर्स होते हैं, क्लरिकल पेपर हो गए या ऐसे पेपर्स हो गए, जब कभी आपका स्पीकर जो है न्यूज में हो, जनरली स्पीकर न्यूज में रहते हैं और स्पीकर कभी न्यूज में हो तो आपसे ये सवाल जो है ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा टर्म के लिए स्पीकर जो है वो कौन रहे हैं, या सबसे पहले स्पीकर जो है वो कौन थे हमारे, वो थे जीवी मावलांकर, ठीक है। जीवी मावलांकर जो है, हाँ, जीवी मावलांकर से रिलेटेड एक चीज और मेरे दिमाग में आई। जीवी मावलांकर जो है वो सबसे पहले हमारे जो है जो आजाद भारत जो था उसके पहले स्पीकर जो थे वो जीवी मावलांकर थे और वो 10 साल के लिए स्पीकर जो है वो रहे थे। तो ये था आपका सारा स्पीकर के बारे में।